बात शुरुआत करते हैं। एक सेकंड, टाइम 3:25। शुरुआत करते हैं कि हमारे यहाँ पर या कहीं पे भी पूरे विश्व में महिलाओं के अधिकारों पर बात करने की आवश्यकता होती क्यों है। हम पुरुषों के अधिकारों के बारे में तो बात नहीं करते, लेकिन जहां पर भी किसी भी वर्ग विशेष के साथ में शोषण किया जाता है या उनको उस वर्ग को दबाया जाता है, वहां पर उनके अधिकारों की बात करने की आवश्यकता हो जाती है। इसी वजह से हम बाल अधिकारों के बारे में बात करते हैं, इसी वजह से हम स्त्री के अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में स्त्रियों का दर्जा दोयम दर्जा है, सेकेंड लेवल का दर्जा है। आप कितना ही अपना इतिहास पलट के देख लें, जहां पर ये बात होती हो कि महिलाएं हमेशा बहुत आगे थी, महिलाएं पुरुष के बराबर थी, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे रियलिटी यही है कि कोई तो वजह है जो हमें महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है, कोई तो वजह है जो हमें महिलाओं के अधिकारों की बात करने की जरूरत पड़ती है। तो जो मेन कारण है जिसकी वजह से आज महिलाओं के अधिकारों के प्रति सचेत होने की जरूरत है, वो है जेंडर डिफरेंशिएशन की बात। जैसा कि पहले, काफी समय पहले तक ये होता रहा था कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, आप नाइट शिफ्ट में जॉब मत करो, नहीं तो आप घर कैसे वापस सेफली आओगे कि नहीं, या कहीं पर कुछ एक काम जो थे वो केवल महिलाओं के ऊपर ही डाल दिए जाते थे। कुछ इस तरह की संरचना हमारे समाज की है जिसकी वजह से महिलाओं को थोड़ा सा एक अलग भूमिका निभाने की जरूरत पड़ती है। तो एक जेंडर डिफरेंशिएशन की वजह से भी अधिकारों की जरूरत हमें होती है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ईव टीजिंग, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, स्पेशली एजुकेशन। जैसे महिलाओं को बहुत समय तक, अभी तो खैर महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन एक समय था जब महिलाओं को एजुकेशन जो है उनकी बहुत सीमित हुआ करती थी। और एजुकेशन के साथ साथ एक्सपोजर, ये बहुत जरूरी है। कई जगहों पर बच्चियों को, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ पे सभा को संबोधित करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप आंकड़ों पे जाएं, हर बार बोर्ड के एग्जाम जब होते हैं और उनका नतीजा आता है ना, तो पेपर पे हेडलाइन आती है कि 10th की परीक्षा में, 12th की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी। समझ में ये नहीं आता कि जो लड़कियां बाजी मारती हैं फिर आगे के एग्जाम्स में ये कहाँ चली जाती हैं, पदों पर ये क्यों नहीं आती हैं। अगर यूपीएससी के एग्जाम में लड़कियों ने बाजी मारी, 10th 12th के एग्जाम्स में लड़कियां अव्वल होती हैं, तो फिर जब बात पदों को लेने की आती है, जब इनके हायरकी पे आती है, तब ये लड़कियां कहाँ चली जाती हैं। तो शायद एजुकेशन होते हुए भी एक्सपोजर नहीं होता कई जगहों पर। मतलब बहुत सारी जगहों पर जॉब इसलिए नहीं होती कि भाई तुम कहाँ जाके सेटल होगे पता नहीं, वहां पे जॉब होगी नहीं होगी। तो एजुकेशन हो भी जाए तो एक्सपोजर लड़कियों को या महिलाओं को कम मिलता आया है, इसलिए भी इनके अधिकारों की बहुत आवश्यकता है। अब जब बात अधिकारों की आती है ना, तो दिमाग एक संकुचित सोच के साथ सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, वो होता है घर परिवार। यानी घर पे तो हमारे साथ कोई हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। दहेज की प्रथा के बारे में अधिकारों से बात की जाती रही है, या विवाह के तौर पर कि बहू को तो किसी चीज में नहीं तकलीफ मिल रही है, वहां पे अधिकारों की बात होती है। लेकिन अधिकार या जो शोषण होता है वो सिर्फ विवाह में नहीं होता, विवाह से परे भी होता है। ईव टीजिंग, जो आमतौर पे जो लड़कियां युवतियां हैं वो जब कहीं सड़क पे निकलती हैं, जो ईव टीजिंग होती है, लड़के छेड़ते हैं, टच करते हैं, ये ईव टीजिंग भी बहुत बड़ा शोषण होता है, जहां पे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। एक होता है डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत आजकल चर्चा में ये शब्द है। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारे साथ, यानी जो घरेलू हिंसा है वो, और ये मारपीट तक नहीं होती। घरेलू हिंसा शाब्दिक भी होती है, घरेलू हिंसा मानसिक भी होती है। अगर आप किसी घर में, चाहे कोई भी किसी भी रिश्ते में हो, लड़की स्त्री, माँ हो या सास हो, चाहे बेटी हो, किसी भी, अगर आप उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, मान लीजिए आप उसके कलर पे बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह की प्रताड़ना है। अगर आप उसके शरीर की बनावट पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो भी एक तरह की प्रताड़ना है। अगर आप उसके पीहर वालों की बात आलोचना कर रहे हैं, वो भी एक तरह की प्रताड़ना है। तो डोमेस्टिक वायलेंस केवल मारपीट तक नहीं होता कि हस्बैंड पी के आया उसने मारा, या इवन कई बार आजकल के दौर पे तो ये देखने को मिलता है कि रिवर्स हो गया है। कहीं कहीं पे बहुएं भी काफी हद तक अपने से बड़ों को परेशान करने लगी हैं। तो ये भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस है। इसके साथ वर्क प्लेस का जो एक एब्यूज होता है, जो लड़कियां वर्क प्लेस, जो लड़कियां प्रोफेशनल हैं, बाहर निकलती हैं घर से, अगर वर्क प्लेस पे किसी तरह का एब्यूज देखने को मिलता है, यानी आपका सहकर्मी आपको गलत नजर से देख रहा है, या केवल वो नजर से ही नहीं देख रहा बल्कि कुछ ऐसे आग्रह करता है, यानी बार बार आपसे कहता है मेरे साथ चाय पे चलो, या कहीं आपको लिफ्ट देने की बात करता है आपकी मर्जी के बगैर,
वो भी एक तरह का शोषण होता है, जिसको हम वर्क प्लेस एब्यूज कहते हैं। वहां पर भी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेक्सुअल अब्यूज, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, ये सेक्सुअल अब्यूज हर परिवार में एक ना एक बच्ची के साथ जरूर होता है। 100%। ये सेक्सुअल अब्यूज परिवारजनों के कारण हो रहा हो, कोई ट्यूशन टीचर आता है वो किस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करता है, उसमें भी हो सकता है। बच्चा स्कूल जा रही है लड़की, तो ऑटो वाले के साथ कहीं पे भी किसी भी प्लेस पर सेक्सुअल अब्यूज। और ये सेक्सुअल अब्यूज ऐसा नहीं है कि आप केवल किसी का रेप करें या बच्ची के साथ रेप हो तभी वो सेक्सुअल अब्यूज है, नहीं। उसको यहां वहां टच करना, उसको गलत नजर से देखना, उसके आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जिसमें वो बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं फील करे, वो भी एक तरह का शोषण होता है, वो भी एक तरह का सेक्सुअल अब्यूज होता है। उसके कपड़ों पे कटाक्ष करना, आते चलते उसके कपड़ों को टच करना, ये भी एक तरह का सेक्सुअल अब्यूज होता है। यहाँ पर भी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है जहां पर बात करते हैं हम राइट टू नो, राइट फॉर द इंफॉर्मेशन। ये भी एक तरह का अब्यूज होता है, जहां पर घर परिवार में ही हो या बाहर कहीं हो, जहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन बताई नहीं जा रही है, आपसे छिपाई जा रही है, ये भी एक तरह का शोषण है। यहाँ पर भी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि अधिकारों के बारे में सचेत हो गए तो करेंगे क्या। ये तो सोनल जी आपको बताएंगी कि क्या करेंगे, आपको सारे एक्ट्स बताएंगी, सारे नियम बताएंगे। लेकिन मैं एज अ काउंसलर आपको ये बताना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि आपके लिए जो अधिकार है वो किसी और के लिए कर्तव्य हो सकता है, और जो किसी और का कर्तव्य है या किसी और का आपका जो कर्तव्य है वो किसी और का अधिकार हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको घर में, आजकल बहुत से ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर लड़कियां तुरंत अपने हस्बैंड को बोलती हैं मैं तुम्हें कोर्ट तक खींच के लेके जाऊंगी अगर तुमने मेरे परिवार के बारे में कुछ बोला। ये जो एक पॉइंट है, ये जो स्टेटमेंट है, उसको देने से पहले ये भी सोचिए कि तर्क कुतर्क करने में आपने कितनी बार उनके परिवार के बारे में कुछ बोला है, क्योंकि अब्यूज तो उनके लिए भी इक्वली ही होता है। केवल आपके लिए महिला सर्वाधिकार सुरक्षित होगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अधिकारों की वजह से कुछ भी करें। तो अगर अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना है तो उसके पहले अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाइए। और कोई भी एक्शन लेने से पहले, एफआईआर दर्ज कराने से पहले या कोई भी कानूनन एक्ट लेने से पहले, पहले अगर हो सके तो बात करिए, पहले काउंसल करिए, किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में बिठा करके बात करिए। सीधे जंप कर देना, आप अपने साथ साथ किसी और की जीवन के साथ खेल सकती हैं। 40 से 50% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है जहां पर लड़कियां तैश में आकर, महिलाएं तैश में आकर किसी के प्रति कोई भी कंप्लेन कर देती हैं। और चूंकि निर्भया कांड होने के बाद और भी 2-3 ऐसे एपिसोड्स हुए हैं इंडिया में, उसके बाद महिलाओं के अधिकारों के प्रति हमारी गवर्नमेंट बहुत सचेत हो गई है। ऐसे में बस आपका ये कह भर देना कि सामने वाला मुझे तंग कर रहा था काफी है उसकी पूरी जिंदगी खराब करने के लिए। पूरी लाइफ उसकी खराब हो जाती है एक इस स्टेटमेंट से कि सामने वाला मेरे साथ मुझे परेशान कर रहा था, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपके साथ काम करने वाला हो, घर का कोई भी कर्मचारी हो। तो जब भी ऐसी कोई परेशानी आपके सामने है, अगर सिचुएशन ऐसी है जो आप नहीं हैंडल कर सकते, तब तो ये अधिकार आपके लिए सुरक्षित है ही। लेकिन फिर भी एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे पहले बात करिए, उसके बाद ही कोई इस तरह का लीगल एक्शन लीजिए, पहले काउंसिल करिए। हमारा जो सनातन धर्म है ये हमेशा इस बात को सिखाता आया है। शिशुपाल का वध भी कृष्ण ने 100 बार उसकी गलती माफ करने के बाद किया था। आप 100 तक मत रुकिए, बिल्कुल मत रुकिए, लेकिन पहले एक बार काउंसिल करिए। यहां तक कि आप सभी को पता है कि महाभारत युद्ध के पहले कृष्ण चेतावनी देने के लिए दुर्योधन के पास गए थे। तो इस तरह के चीजों का बताने का मतलब ये होता है कि अगर कोई युद्ध का भी ऐलान करना है तो उसके पहले एक संधि प्रस्ताव तो होता ही है। तो जो जिस व्यक्ति के साथ आपको परेशानी है, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस में, अगर आप वर्क प्लेस में हैं, बाहर हैं, फिर भी बात अलग है, लेकिन अगर आप घर के मामलों में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आप कहीं उसका कारण तो नहीं है। ये भी बात बहुत नजर में रखिए, क्योंकि रिवर्स जब चीज होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम किसी की दो बात सुनते नहीं है और बोल देते हैं कि तुमने हमें ऐसा बोला, कोर्ट तक खींचेंगे। ये भूल जाते हैं कि हमने भी बराबर का जवाब दिया। तो अधिकारों पे बात हो तो दायित्वों पे बात पहले होनी चाहिए।
कभी भी किसी भी ईव टीजिंग की चीज हो, पहले ये देख लीजिए कि एक स्टेप आपका कोई गलत तो नहीं था। वहां पर पहले काउंसिल करिए, पहले सामने वाले के साथ बात करिए, जो लोग हैं उनसे बात करिए। अगर नहीं समझ में आ रही है चीजें, तब आप लीगल एक्शन पे जरूर जाइए। अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि चुप्पी कभी कभी घातक सिद्ध होती है। तो जैसा मैंने पहले बोला कि जैसे इसका स्वनीति इस प्रोग्राम का नाम है, यानी अपनी खुद की नीति अपने लिए, अपने द्वारा। तो खुद अपने, जैसे एक थोड़े समय पहले मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था, रजनी आंटी, अभी सांची के प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि हमें किस स्तर तक सहन करना चाहिए। एक प्रश्न मेरे सामने किसी ने ऐसे बोला, हमें किस स्तर तक सहन करना चाहिए। सहन करने की परिभाषा आपकी अपनी हो सकती है, सहन शक्ति की परिभाषा आपकी अपनी हो सकती है। सहन तब तक करिए जब तक आपके आत्मसम्मान पर बात ना आए, और ये देखिए कि स्टेक पे क्या लगा है। यानी आपने अगर वो सहन शक्ति हटाई, तो स्टेक पे क्या चला जाएगा वो देखिए, और ये निर्धारित करेगा कि आपको किस हद तक सहन करना है, किस हद तक आपको जाना है। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन वो आत्मसम्मान किसके लिए आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट।